राजेश जी माइक बंद है आपका। माइक खोल लीजिए राजेश जी, माइक खोल लीजिए जी। नमस्कार साथियों, आ रही है आज बहुत हर्ष का दिन है कि हम सबके प्रिय कवि, नाटककार, समीक्षक, आलोचक और भी बहुत विधाओं के रचनाकार श्री राजेश जोशी जी आज 75 वर्ष के पूरे हुए हैं। इस अवसर पर समानांतर इंटीमेट थिएटर इलाहाबाद और इप्टा परिवार की ओर से हम लोग आज अमृत उत्सव राजेश जोशी जी का मना रहे हैं। समालोचक श्री वीरेंद्र यादव के शब्दों में 1970 के आसपास हिंदी साहित्य में जो युवा पीढ़ी आई हैं, उनमें अधिकांश 75 के हो चुके हैं या हो रहे हैं। राजेश जोशी जी उन्हीं में से एक हैं जो आज अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। कविता, कहानी, नाटक, अनुवाद उनके क्षेत्र हैं। वे अनेकों प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। इसलिए जैसी पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया है। राजेश जोशी जी मूलतः एक कवि हैं और यथास्थिति की भयावता और समय की बर्बरता को वे जिस भाषा और शिल्प में रचते हैं, वो उनका काव्य कौशल है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण वे महत्वपूर्ण ही नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं। आज भी वे युवाओं की तरह तरोताजा और सक्रिय हैं। उनकी सृजनात्मकता और सक्रियता इसी तरह बनी रहे, हम लोग सब दुआ करते हैं। उन्होंने कविता के साथ साथ नाटक को भी अपनी लेखनी का हथियार बनाया है। उनके द्वारा लिखे नाटक जादू जंगल, अच्छे आदमी, पासे, तुम सादत हसन मंटो हो, कहन कबीर, सपना मेरा यही सखी तथा बच्चों के लिए ब्रह्म राक्षस का नाई तथा बंसी कौल जी के साथ मिलकर के आपने तुक्के पे तुक्का, टंकारा का गाना जैसे नाटक भी लिखे हैं। हमें जवाब चाहिए, ये नुक्कड़ नाटकों का संग्रह है तथा साथ ही साथ उन्होंने मृत्युंजय और बोलगा से गंगा तक का नाट्य रूपांतरण भी किया है। हम समानांतर इंटीमेट थिएटर और इप्टा के सदस्य आज अमृत उत्सव के तहत राजेश जोशी जी के नाट्य लेखन पर एक अंतरंग बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव श्री राकेश जी, समानांतर के अध्यक्ष और प्रसिद्ध कथा लेखिका प्रोफेसर अनिता गोपेश जी, समानांतर के उपाध्यक्ष और कवि डॉक्टर बसंत त्रिपाठी जी तथा इप्टा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्या श्रीमती उषा आठले जी और मैं अनिल रंजन भौमिक। मेरा सौभाग्य है कि राजेश जोशी जी ने मुझे सपना मेरा यही सखी नाटक को महागाथा के रूप में मंचन करने की अनुमति दी और मैंने इस नाटक का नाम महागाथा रखा। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, महागाथा भी बहुत अच्छा है। हम लोग टोपी शुक्ला में उनका एक गीत गाते हैं जो हमारे नाटककार अख्तर अली जी ने लिखा है, मारे जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे। कटघरों में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं गुण नहीं गाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूसों में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना, जो अपराधी नहीं है मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये तो टोपी शुक्ला का एक गीत हम लोग गाते हैं
और इसी के बाद रवि नागर जी एक दूसरा गीत को उठाते हैं। अब मैंने जो महागाथा में अंतिम गीत इस्तेमाल किया था वो है इनका कि आज हिमालय जागेगा, कूर कुल्हाड़ा भागेगा, पेड़ गिराने वालों सोचो, धरती की माँ की खाल न नोचो, अगर कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, लाठी गोली खाएंगे अपने पेड़ बचाएंगे। तभी स्त्री पात्र, ये एकल नाटक है लेकिन मैंने 9 लड़कियों के माध्यम से इस नाटक को किया था। एक स्त्री कहती है, धूलिया हो या श्री काकुलम, छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं हो या केरल की मछुआरने, मैं सिर्फ चुपचाप सब कुछ सहती पिटती स्त्री की नहीं, मैं एक लड़ाकू स्त्री की कथा हूं। मेरी आवाज सिर्फ एक स्त्री की आवाज नहीं, जैसे एक नदी की आवाज में होती है कई और अनजान नदियों की आवाजें, जैसे हवा में होती है न जाने कितने फूलों की गंध, मैं सिर्फ एक स्त्री की आवाज नहीं, मेरी आवाज में हजारों लाखों स्त्रियों की आवाजें हैं। मैं एक लड़ाकू स्त्री की कथा हूं, स्त्री की महागाथा हूं, महागाथा। ये 2 नाटकों को हम लोगों ने राजेश जोशी जी की अनुमति से गीतों का इस्तेमाल किया है और दोनों नाटकों को किया है और इलाहाबाद में काफी प्रसिद्धि मिली है इन दोनों नाटकों से। और टोपी शुक्ला को तो हम लोग 100 शो तक ले जाएंगे, 60 तक हो चुके हैं। अब मैं आज का विषय प्रवर्तन करने के लिए हमारे साथी श्री राकेश जी को, जो इफ्टा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और विषय प्रवर्तन करें। आइए श्री राकेश जी। धन्यवाद भौमिक जी। आज का विषय तो खुद राजेश जोशी हैं, तो उनका प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि राजेश जोशी का प्रवर्तन तो अब जैसे हुआ वो हम लोग के सामने है। और मैं समझता हूं कि इसको मैं किसी जो ढांचा है उसमें बांधना नहीं चाहता। हम लोग आपसी संवाद करने के लिए, आज का दिन एक तरह से जश्न का दिन है। ठीक है कि आसपास बहुत त्रासदियां भी बिखरी हुई हैं और हम सब उनसे दो चार हुए हैं, और अभी उनकी कविता एक त्रासद रूप से हमारे सामने एक तरह से चरितार्थ हुई। इसको देखना भी एक रचनाकार के लिए, अभी फादर स्टन स्वामी के जब एक तरह से हत्या हुई, कस्टोडियल मर्डर हुआ, तो बार बार राजेश जोशी की कविता याद आती थी कि जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो ये बार बार उनकी और बहुत सारी कविताएं, उनका बहुत सारा काम उनकी याद दिलाता रहेगा, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दिन तो हम राजेश जोशी के साथ एक यात्रा करें, जितना कर पाए, क्योंकि वो उनको मैं उनकी एक कविता है, वो पूरी कविता मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन पृथ्वी का चक्कर, तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले एक तरह से यात्री हैं, जो जब से उन्होंने होश संभाला है, अब वो उसको मेरा ख्याल है कि 50 साल तो उनकी रचना यात्रा को इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए हो गए एक रचनाकार को, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 50 साल तो हम मान ही लेते हैं कि इस 75 साल में 50 साल उन्होंने इस पृथ्वी का कई कई तरीके से चक्कर लगाया है, कवि के रूप में। और जो उनकी कविता कहती है कि पृथ्वी का घूमना मेरे चेहरे पर उकेरते हुए उम्र की एक लकीर, तो ये एक संख्या की बात है कि 75 लकीर उनके चेहरे पे आज हम लोग पढ़ें, या कि समय के और पृथ्वी के इस पर एक ये लकीरों ने अपना भी एक निशान छोड़ा है, और वो निशान कविता के रूप में, नाटक के रूप में, कहानी के रूप में और विविध
लेखन के रूप में सामने आया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर राजेश जोशी का कोई दूसरा नामकरण करना होता तो मैं उनको यायावर की ही संज्ञा देता। वो यायावर चाहे पैदल चले हों चाहे ना चले हों, लेकिन उनकी जो मेरी समझ में मानसिक बुनावट है वो एक यायावर की है। वो भोपाल की गलियों से लेकर के, दोस्तों के जहन से लेकर के, दोस्तों के साथ तो उनकी यायावरी के किस्से आम हैं, और वो उसी पे हम लोग कहीं जाएं, क्योंकि ये जो नाट्यकर्म जिस पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो देखा जाए तो इसका सिलसिला आज के करीब 50 साल पहले जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत सारे लोग निकल करके पास आउट्स भटक रहे थे देश भर में, जो जिनमें से बहुत सारे भोपाल पहुंचे भी। उनमें राजेंद्र गुप्ता थे, बंसी कौल थे, और कौन नहीं था, कारण थे। हबीब तनवीर का सिलसिला अलग है, उनके साथ भी उनके यायावरी के किस्से वो ही बयान करें, मैं करूंगा तो इसका मतलब कोई है नहीं। तो उसमें जो और दूसरे यायावर थे, उनका एक ठिकाना राजेश जोशी का घर होता था, और मैं समझता हूँ वो बताएं खुद कि उनके घर पे इस हमारी दुनिया, यानी हम जिसको हमारी दुनिया तो सभी कुछ है, उनकी जो पूरी दुनिया है, उनकी कविताएं हैं, उनका सारा लेखन है। लेकिन आज जिस संदर्भ में जिस जिस संदर्भ में नाट्य जगत के जिस संदर्भ में उनके नाटककार के रूप में और नाटक से जुड़ाव, रंगमंच से उनके जुड़ाव पर हम थोड़ी उनसे बातचीत करें, तो मैं उन्हें ले जाना चाहूंगा उस दौर में। वो याद करें, हमसे साझा करें कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। बहुत सी बातें उन्हीं से बातचीत से और बहुत सारे तरीके से हम लोगों तक आई हैं, लेकिन वो खुद जब सामने हैं तो इसको बयान करें कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, शरद जोशी से लेकर के, और जो सिलसिला है, और कौन कौन वो लोग थे जिनसे वो नाटक से उनका एक तरह से रिश्ता बना। तो मैं तो सीधे चलता हूं कि आज इस पड़ाव पर हम सबकी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन है, और अभी उनको और आगे हम लोगों के साथ ये यायावरी और करनी है। तो आज वो याद करें और बताएं कि वो कौन सा याद ना आए वो साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कौन लोग थे जिनके साथ पहली एक तरह से उनकी नाटक के साथ एक रिश्ता बना। राजेश जी। हाँ राजेश जी, ये फूलों का गुलदस्ता वर्चुअल माध्यम से आपको समानांतर की ओर से और एकता की ओर से भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। ये फूलों का गुलदस्ता है आपके लिए, वर्चुअल माध्यम से ही इसको स्वीकार कीजिए जी। राजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। सुन पा रहे हैं? हाँ चलिए, तो राजेश जी, राजेश जी तो गुलदस्ता लेके चले गए कहीं? नहीं है। अब वो गुलदस्ता रखने गए थे ना। रखने गए। जी अपने को थोड़ा बहुत तो नाटक होगा ही ना। माइक ऑन कर लीजिए राजेश, माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। माइक ऑन है? हाँ आवाज आई? हाँ ठीक है, ठीक। जी। तो आवाज आ रही है ना? जी आ रही। एक्चुअली जैसे राकेश जी ने कहा कि तो नाटक की शुरुआत बहुत अजीब सी हम लोगों की हुई। हम लोग लगभग लेखन की दुनिया में आ ही रहे थे तब 70 के दशक में।
शरद जोशी ने पहली बार, भोपाल में नाटक लोकल स्तर पे तो होता था, जो स्कूल कॉलेज वगैरह में होता है, जो मतलब उसमें कोई नाटक जैसा कुछ होता नहीं था, फिल्मों को देख के जैसे नाटक किए जाते थे उस तरह के नाटक होते थे। एक यदु भाई थे हमारे जो नाटक करते थे, पर उसमें वो सब उसी तरीके का नाटक होता था। पहली बार शरद जोशी ने ओम शिवपुरी के का नाटक आधे अधूरे के ग्रुप को बुलाया, और वो पहला नाटक था जो टिकट से हुआ भोपाल में। तो शरद जोशी ने स्टार्ट किया भोपाल में एक तरह से वो एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने हबीब तनवीर को देखा, जिसमें हमने ओम शिवपुरी को देखा। तो वो स्टार्टिंग थी। फिर उसके बाद अशोक वाजपेयी 73 के आसपास आ गए थे, और 70 के अंतिम दौर में शरद जी ने करीब करीब एक नाटक लिखा, अंधों का हाथी। तो एक दिन शरद जी ने कहा कि यार, वो एक नया नया लड़का अभी एनएसडी से निकला है और उसने उज्जैन में अंधा युग किया है, तो उसे बुला लें, राजेंद्र गुप्त नाम है उसका। तो राजेंद्र गुप्त को बुलाया गया अंधों का हाथी करने के लिए। थोड़े ही दिन में हम लोग दोस्त हो गए, और राजेंद्र गुप्त, फिर मेरा रूम जो था वो बैचलर्स रूम था एक तरह का, तो वहीं वो सामान्यतः रहते थे, और हम लोग रोज रिहर्सल में जाते थे। तो उन्होंने कहा कि यार, ये जो अंधों का हाथी है ये छोटा है, 1 सवा घंटे में खत्म हो जाएगा, इसलिए इसके साथ एक और नाटक कर लें, तो इंटरवेल के बाद एक होगा, एक इंटरवेल से पहले होगा। तो मोहन राकेश का बहुत बड़ा सवाल को तय किया, और बहुत बड़ा सवाल की भी रिहर्सल शुरू हुई। थोड़े दिन बाद राजेंद्र गुप्त ने कहा कि तुम एक रोल कर लो यार उसमें, मोहन का, वो जो ट्रेड यूनियन वाला है। मैंने कहा यार, मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे को डायलॉग भी याद नहीं होते, मेरे को नाटक वाटक नहीं करना है, तुम ये सब चकल्लस में मुझे मत बताओ। पर खैर, राजेंद्र गुप्त क्योंकि दोस्त थे, और बहुत ही, यानी अभी भी दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम कर लो, और पीछे पड़ के उन्होंने मुझसे वो रोल कराया। हालत बहुत खराब थी वो, मतलब मैं जान रहा था क्योंकि मैं मंच पे था, और लाइट वगैरह की वजह से बाहर वाले को तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस समय मैं ट्रेड यूनियन में भी बहुत सक्रिय था, बैंक की, और बैंक के ही ज्यादातर दर्शक होते थे, इसलिए जब भी मैं आता था तो काफी क्लैपिंग होती थी, मैं कुछ करता था तो क्लैपिंग होती थी। तो लोगों को ये गलतफहमी हुई कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, जो कि मैं नहीं था बुनियादी रूप से। तो बहुत सारे लोगों ने उसके बाद मुझसे कहा कि आप हमारे नाटक में एक रोल कर लीजिए, तो मैं जान रहा था कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं लोगों से मना करता था। लोगों को लगा कि इसको एक ही नाटक में बहुत अहंकार हो गया है, पर मैं जान रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब सिलसिला चलता रहा। उसी बीच में नरेंद्र जैन हैं, हमारे कवि मित्र हैं बहुत अच्छे, उन्हें एक दिन एक कटिंग ला के दी कि यार, ये बहुत अच्छी लोक कथा है, इस पे तू नाटक लिख दे। तो अंधों का हाथी हम लोग उसको देख ही चुके थे, तो ये जो लोक कथा थी उस पे, यानी जादू जंगल जिस पे लिखा गया। तो मैं बहुत दिन तक, मुझे तो कभी नहीं समझ में आता था कि नाटक कैसे लिखा जाता है। नाटक देखे थे, पढ़े नहीं थे बहुत ज्यादा, देखे ही देखे। तो मुझे कभी नहीं समझ में आता था, क्योंकि कविता या कहानी एक नरेशन की विधा है, उसमें डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं और डायलॉग से कैसे दृश्य बनता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ता। तो मैं उस कथा को सुनाता रहता था, काफी हाउस में गए तो जो भी नया मिला उसे कहा कि देखो मैं नाटक लिख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कथा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक दिन शरद जोशी ने मुझे बहुत यानी लगभग डांटते हुए कहा कि तुम कभी भी नाटक नहीं लिख। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोले तुम ये कथा सुनाते रहोगे, थोड़े दिन में तुम सेटिस्फाई हो जाओगे कि अपन ने तो सुना ली सबको, अब फिर इसके बाद नाटक क्या लिखना है, तो तुम नाटक नहीं लिख पाओगे, तुम कथा ही सुनाते रहो। तो मैं थोड़ा सा दुखी हुआ, और मैंने सोचा कि यार नाटक लिखना चाहिए।
उसी समय एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये हुआ कि पहले पहल नाम का एक नाट्य समारोह हुआ भोपाल, जिसमें कई अच्छे नाटककारों के नाटक पहली बार जो नए नाटक लिखे थे उसका पहला प्रदर्शन हुए, यानी खेले गए। उसमें असगर वजाहत का नाटक था विजय दानदेसा की कहानी पे, उसमें मृणाल पांडे का नाटक था, ऐसे बहुत सारे 5-6 नाटक। उसमें कई नाटक बहुत ही बुरे ढंग से हुए, यानी असफल हुए। वो लिखे कैसे गए होंगे पता नहीं, पर वो असफल नाटक। उसने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया। जब बहुत असफल नाटक जब मैंने देखे तो उससे मुझे आत्मविश्वास जागृत हुआ कि मैं अगर खराब भी लिखूंगा तो इससे ज्यादा खराब तो नहीं। तो कभी कभी आपको असफल चीजों को देख के भी एक तरह का आत्मविश्वास मिलता है। तो मैंने उस नाटक को लिखना शुरू किया, जादू जंगल। काफी उसमें दोस्त लोग हर बार सुझाव देते थे। उस समय तो हाथ से लिखते थे, टाइपराइटर था नहीं, कंप्यूटर आए नहीं थे तब तक। तो हर बार वो 40 पेज फेयर करते हुए इतनी गुस्सा आती कि यार ये क्या, कहाँ का बवाल अपन ने अपने सर ले लिया है। एक दिन मैंने अल्टीमेटली दोस्तों से कहा कि अब मैं कोई इसमें संशोधन नहीं करूंगा, बस बहुत हो गया। तो मैंने उसको उठाया और मैंने नेमी जी को भेज दिया। नेमी जी का बड़ा अच्छा सा लेटर आया कि तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा है और इसमें अगर तुम चाहो तो यहाँ 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 कुछ ये चेंजेस कर सकते हो। ये अच्छा लगा। पति और नेमी जी बड़े वो थे, तो कुछ कुछ चेंजेस किए। उसके बाद यहाँ एक निराला सृजन पीठ होती थी जिसपे निर्मल वर्मा उस समय डायरेक्टर थे। तो उन्हें नाटक का पाठ रखा। उस समय साइक्लो स्टाइल होता था, उस समय फोटोकॉपी नहीं होता था, साइक्लो स्टाइल हुआ और नाटक का पाठ रखा गया जिसमें बंसी भी था, जिसमें कारंजी थे, जिसमें निर्मल वर्मा थे, अशोक वाजपेयी थे, मतलब और ऐसे बहुत सारे लोग थे और लोकल जो नाटक के लोग थे वो थे। अच्छा, उसमें तरह तरह के क्वेश्चन हुए जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए कि मैंने कोई सोच के कोई बहुत, मैं देखो आइडिया तो था नहीं। जैसे उसमें पेड़ हैं, पात्र तो 9 पेड़ पात्र बनाए इसलिए कि मंच भरा भरा लगे। तो वहां पूछा कि आपने 9 पेड़ क्यों रखे, इसका क्या कारण। अब इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं। मैंने कहा ऐसे ही रखे। मतलब हमें लगा कि 9 अच्छा है, 9 अच्छी फिगर है तो देन रखा। खैर कुल मिला के वो पाठ वाठ हुआ और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हुए। कोई बहुत मतलब बाद में निकलते निकलते बंसी ने कहा, बंसी से तब तक बहुत दोस्ती नहीं हुई थी, जस्ट मुलाकात थी और जस्ट जानता था कि मैं राजेश जोशी हूँ, वो बंसी कौल। बंसी ने कहा इसमें तुमने जो लास्ट में जो नारेबाजी की है वो सब गड़बड़ है और वो लास्ट का गीत जो है वो बहुत ही गड़बड़। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है करके मैं भी निकल गया। मैं तब तक कवि तो हो ही गया था, तो मैं भी अपने अंदाज में था और बंसी अपने अंदाज में था, बंसी जैसा बंसी कौल था। तो बंसी से दोस्ती का लगभग सिलसिला वहां से शुरू हुआ। तो वो नाटक मजा ये हुआ कि मैं जब बाहर निकला तो अलकनंदन मिले। अलकनंदन पाठ में नहीं आए थे। तो अलकनंदन ने कहा कि तुम्हारा नाटक वो राजकमल नायक कर रहा है। मैंने कहा कैसे कर रहा है। तो बोला कि वो यहाँ से साइक्लो स्टाइल कॉपी ले गया है और रायपुर में उसने रिहर्सल शुरू कर दी। मैंने कहा अरे हमें तो पता ही नहीं है। फिर राजकमल नायक ने सचमुच बहुत अच्छा किया और उसने बहुत सारे शोज किए थे। मैंने नहीं देखा। मैं बहुत साल बाद एक बार जब छत्तीसगढ़ गया तो मैं खेरागढ़ में उसका शो रखा गया। तो उसमें वहां तो ऐसा मैदान टाइप होता था और एक मंच बना होता था। तो मैदान में मालूम पड़ा कि 3-4 हजार लोग बैठे हुए हैं, गांव गांव के सब लोग, और वो चल रहा है और लाइट चली गई उसमें। तो फिर जो इमरजेंसी लाइट में वो होता रहा। तो मुझे पहली बार लगा कि नहीं नहीं ठीक ठाक है। फिर मैंने 3-4 साल तक नाटक नहीं लिखा। तो मुझे लगा कि नाटक तब नहीं विधा नहीं,
बचपन से अब उनके बस का नहीं है। फिर 4-1 साल बाद नेमी जी, 4 या 3 साल बाद नेमी जी का एक पत्र आया कि श्री राम सेंटर की जो रेपेट्री है, श्री राम सेंटर में एक प्ले राइट वर्कशॉप आयोजित हो रही, और उसमें कहानी, किसी मॉडर्न आधुनिक कहानी को लेके या उपन्यास को लेकर नाटक लिखा जाना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि नेमी जी ने कहा था, तो मैंने कहा चलो। फिर मैंने बंसी से कंसल्ट किया, फिर रेणु की कहानी थी अच्छा आदमी, उसके लिए फिर परमिशन ली उनके बेटे से, तो वो लिखा गया। वहां रोज एक नाटक पढ़ा जाता था, और उसमें 3 वो थे, कहना चाहिए कि जजेस, जो नाटक पे डिस्कस करते थे, राइटर्स। उसमें हम 5 लोग थे नाटक लिखने वाले। रामेश्वर प्रेम, नाग बोडस, मैं, और विनोद शाही और फिरोज शानी, ये 5 लोगों ने नाटक लिखे अलग अलग कथाओं पे। तो रोज एक नाटक पढ़ा जाता था, और फिर उसमें 3 जो लोग थे, नेमी जी और जालान और सतीश आड़ेकर, ये 3 लोग उससे राइटर्स डिस्कस करते थे उस नाटक पे, ये करिए, वो करिए, इसमें ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए वगैरह। तो श्यामानंद जालान थोड़े से पहले से भी जानते थे, और थोड़े से मजेदार आदमी थे। तो श्यामानंद जालान ने मेरा नाटक जब पढ़ा गया, तो उसने बहुत सारे सवाल किए, ये कैसे होता है, और यहाँ पे आपके इसमें क्लाइमैक्स कहाँ आता है, और बिना क्लाइमैक्स के कैसे नाटक होगा, और फलाना होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उसने किए। उसके बाद चाय का टी ब्रेक हो गया, तो टी ब्रेक में बाहर निकले, तो नेमी जी ने कहा, राजेश तुम किसी चीज का जवाब मत देना, इसको श्यामानंद जालान को तो मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहा चलो अपना काम खत्म हो गया। तो बाकी श्यामानंद जालान को नेमी जी ने ही जवाब दिए, तो मैं उससे थोड़ा मुक्त हुआ। इस तरह खैर वो अच्छे आदमी लिखा गया, और फिर वो अच्छे आदमी ही सेलेक्ट किया गया 5-6 नाटकों में से कि जो खेला जाए। तो वो बहुत दिन तक तो राजेंद्र नाथ उसको करने की कोशिश करते रहे। फिर राजेंद्र नाथ ने एक दिन मुझसे कहा कि यार राजेश, मेरे बस का नहीं है ये, मेरे उसमें नहीं आता, इसलिए मैं नहीं करता। मैं चाहता तुम बंसी से कहो कि ये कर दे। मैंने कहा बंसी से आप कहिए वगैरह। तो खैर बंसी से कहा गया, और अल्टीमेटली बंसी तैयार हुआ बड़ी मुश्किल से श्री राम सेंटर में करने के लिए, क्योंकि श्री राम सेंटर में वो नौकरी कर चुका था किसी जमाने में, और वहां से हटा था। तो किसी तरीके से तैयार हुआ, और वो बहुत अच्छा शो हुआ। लोअर जो उनका थिएटर है नीचे का, उसमें। तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ एक तरह से नाटक। फिर वो जैसा होता है कि आप एक बार ग्रिप में आ जाएं, तो फिर बहुत सारा, फिर भोपाल में तब तक नाटक की गतिविधि, रंगमंडल बन चुका था, नए बिल्कुल नए लोग, विभा मिश्र और जयंत देशमुख और ये सब, सत्यव्रत राउत और ये सब लोग आ गए थे। तो एक संगीत नाटक अकेडमी की एक वो होती थी कि यंग डायरेक्टर्स को, तो कोई ना कोई मुझे पकड़ लेता था कि यार मुझे इसका एडाप्टेशन कर दो या ये कर दो। तो और विभा, क्योंकि हम सब लोगों की मित्र थी और बहुत अच्छी वो थी, और सबसे अच्छी बात उनमें ये थी कि वो कविता के मंचन पे भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं कुछ, और कुछ नाटक भी बहुत अच्छे किए उन्होंने। बाकी रंगमंडल में तो खैर उन्होंने अभिनय किया, वो तो एक अलग उनका इतिहास है ही। पर उसने स्वयं भी लोरका का, जैसे जो हाउस ऑफ बर्नार्ड अल्बा का जो वीर सहाय ने अनुवाद किया है, ब्रिटिश कदर का कुनबा, बहुत ही सुंदर है। तो विभा ने कुछ बहुत सुंदर काम किए। तो विभा बच्चों के साथ हर गर्मी में काम करती थी,
तो हर गर्मी में विवाह का ये होता था कि यार ये कुछ कर दो, ये ऐसा कुछ कर दो, बच्चों के लिए ये कर दो। तो एक बार वोल्गा से गंगा वो कर रही थी, उसकी स्क्रिप्ट कोई और कर रहा था। हमारे यहाँ के एक बहुत सीनियर राइटर हैं जिनने एक आध फिल्म भी लिखी है, दीनू भैया कहते हैं हम सब लोगों ने। वो लिख रहे थे, फिर उन्हें कुछ दिन तक नहीं लिखी, तो विवाह पीछे पड़ गई कि इसका एडाप्टेशन कर दो, तो किया। तो ये सब वैसी स्क्रिप्ट होती थी, यानी ये कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि कहना चाहिए परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट जैसे होती है कि रोज 4 पेज लिख रहे हैं, रोज 4 पेज दे रहे हैं, यार आज फ्लोर पे कुछ करना है तो 4 पेज रोज लिख रहे हैं। उसमें गीत जो लिखे गए उसका कारण जी ने म्यूजिक किया। वो कैसेट बाद में भेजा था, वो बस कैसेट रह नहीं पाया क्योंकि मैं इंदौर में था और जब विवाह की डेथ हुई वो सब चीजें इधर उधर हो गई। कारण जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक उसके लिए किया था। तो इस तरह बहुत सारे काम ऐसे होते रहे जो यानी फिर वो नाटक की दुनिया जैसी एक है, वो उसमें आप हंसते रहे। फिर बंसी से बहुत दोस्ती हो गई। बंसी ने कहा कि बंसी तब वो काम कर रहा था जो उसका मुख्य काम है कि उसने विदूषक के कंसेप्ट पर काम किया, और हंसी और विदूषक के कंसेप्ट पे, और उसने सोचा कि इस तरह का एक नाटक यानी ग्रुप बनाया जाए जिसमें विदूषी शैली में। तो बहुत सारे डिस्कशन हुए और ये तय हुआ था कि हम लोग 5 नाटक लिखेंगे। हम 2 ही नाटक लिख पाए, पर और बहुत सारे नाटक इस तरह से करते रहे। तो जैसे सत्यव्रत राउत उस समय यहाँ थे रंगमंडल में। कोई मेरे से कोई कुछ पूछना चाहता हो तो मैं बीच में रोक सकता हूँ। जी नहीं पूछना नहीं है। हाँ। सिर्फ ये तो आपने अपनी बात बताई, लेकिन हमको ज्यादा दिलचस्पी ये जानने में है कि ये जो बंसी के अंदर भी जैसे बहुत एक विट और सेंस ऑफ ह्यूमर था, और वो उसकी कमी आप में भी नहीं है। आपको खास तौर से मतलब चुटकुले और ये सब सुनाना, और चुटकुलों को बहुत कई जगहों पे चस्पा भी कर देना, कहाँ कहाँ से निकाल करके, ये तो हम लोग सुनते रहे हैं, चाहे आपसी बातचीत में और कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी चुटकुलों को खूब आपने उसका वो किया है। तो ये जो पूरे खास तौर से नाटक की दुनिया में ये जो विट और सेंस ऑफ ह्यूमर है, या जिसको कहा जाए कि क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक बाकी जो आर्ट फॉर्म है, मतलब कविता है, कहानी है, बाकी सब चीजें जो है एक एक बंधी हुई चीज है कि एक कविता लिखी गई तो ये कविता इस तरह से लिखी गई। नाटक तो मुझे लगता है कि आपने भी उसके अनुभव किए होंगे कि एक बार किया तो जरूरी नहीं कि दोबारा वैसे के वैसा हो, या खुद ही लगने लगेगा कि यार इसमें। जी जी। तो ये जो अनुभव आपके हैं इस तरह के लोगों के साथ, उस पे हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे बंसी के साथ विशेष रूप से, क्योंकि बंसी के साथ आपका जो इंटरेक्शन है उस दौर का, मैं समझता हूँ कि एक नाटककार के साथ अगर सर्वाधिक किसी का इंटरेक्शन है बंसी नाट्य निर्देशक के साथ, वो देश में आपका है। तो उसके बारे में कुछ बताएं। बंसी से दोस्ती हुई, और ये वो टाइम था जो जब वो अलग से एक तरह का काम कर रहा था अखाड़ों पे और कथा गायकी पे, इस तरह की काम कर रहा था, और मार्शल आर्ट जो यानी इंडियन मार्शल आर्ट है, जैसे अखाड़े का जो मार्शल आर्ट, तो ये और नटों, तो ये एक काम अलग से वो कर रहा था। शायद फोर्ड फाउंडेशन की एक कोई ग्रांट थी जिसके तहत वो काम कर रहा था। तो वो उससे उसने एक तरह की मेथोडोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की, और उसी बीच बंसी के साथ मेरा ज्यादा संपर्क बढ़ा। तो उसने फिर
हम लोगों के डिस्कशन हुआ कि यार कुछ ऐसा करेंगे कुछ। तो बंसी शायद श्रीलंका में कोई नाटक करके आया था, या श्रीलंका की कोई टेल उसके पास, तो एक कॉपी में वो लिखी हुई। बंसी ने कहा यार इस पे नाटक लिखें। वो था टंकारा गाना जिस पे लिखा, जिसमें एक धरती से निकाला गया एक विदूषक जो है, वो ब्रह्मांड में एक ऐसे ग्रह पर चला जाता है जहां हंसना जो है बंद, यानी हंसने पे पाबंदी है, और मुस्कुराना और हंसना पागलपन समझा जाता है। जैसा वहां कोई आजकल है, करेंसी नहीं है। जैसा ये आजकल तो है। कह रहा आजकल तो क्या कहिए। तो और वहां जो करेंसी है वो ये है कि अगर आपको कोई चीज खरीदना है तो उसके लिए तय है कि इतने कोड़े आपको खाना पड़ेगा। तो वो जो करिंगा राम है जो धरती से निकाला गया है, वो अपने परिवार के साथ वहां चला जाता है। तो ये खैर एक कथा थी टंकारा का गाना की, जो हमने, और फिर वो धीरे धीरे वहां पे हंसना सिखाता है लोगों को। उसे लगता है कि मेरे को एक ही काम करना है कि इस ग्रह के लोगों को हंसना सिखाना है। और जैसे ही वो हंसना सीखते हैं तो उन्हें अपनी तकलीफें महसूस होती हैं। बेसिक कंसेप्ट ये था कि आप तब तक अन्याय को नहीं यानी महसूस करते जब तक कि आप हंसने की ताकत अपने अंदर नहीं पैदा कर लेते। तो जैसे ही वो हंसना शुरू करते हैं वैसे ही उन्हें वो कोड़ों की तकलीफ महसूस होने लगती, और तब वो विद्रोह करते, और अल्टीमेटली वो जो एक महल, जो जनता की तमाम जरूरत की चीजों से बनाया गया महल है, उसके लिए एक उसका गाना लिखा गया कि श्रेष्ठतम उदाहरण चार्ली चैपलिन है। हाँ, चार्ली चैपलिन तो है ही, महान उदाहरण है वो तो। एक गाना लिखा गया था, राजा जी ने महल बनाया ईंट बनाई शक्कर की, चावल पीस के रंग लगाया भीत उठाई शक्कर। तो ये वो महल को धोना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे गलता है, और फिर लोग उसकी मिठास को महसूस करते हैं अपने पानी जो गिर रहा है। तो ये एक तरह का विद्रोह होता है। तो ये कथा पे सबसे पहला नाटक लिखा गया। हालांकि वो बहुत सफल इसलिए नहीं हुआ कि पहले खूब बड़ा लिख लिया गया, तो वो खूब 3 साढ़े 3 घंटे का होता था, फिर उसे छोटा किया गया, ऐसे करते रहे। लास्ट चीज में बंसी स्वयं उसको दोबारा करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, पर उसके कई 2 3 4 शो हुए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक नाटक, संस्कृत का नाटक करना था बंसी को। तो यह हुआ कि भास का एक नाटक पंचरात्रम करने का तय किया। तो ये कि उसे, उसका जो अनुवाद, जैसा है कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के अनुवाद बहुत खराब ढंग से मिलते हैं, तो उसको नाटक की भाषा में कन्वर्ट किया और कुछ गीत डाले, और उसमें एक कथा डाली। यानी भास के नाटक में एक कथा और जोड़ दी गई, इसलिए कि सारला दास की महाभारत जो है उड़िया की, वो थोड़ी सी डिफरेंट, तो उसकी कुछ कथा सुनी हुई थी जिसपे बाद में मैंने 5 6 नाटक भी लिखा, तो वो उसमें जोड़ दी गई। तो वो कर रहे थे हम लोग दिल्ली में शाकुंतलम में। तो बंसी की एक आदत थी कि बंसी नाटक नहीं देखता था अपना, वो देखने भी नहीं देता था दूसरे को। तो वो मुझे पकड़ के थोड़ी सी देर 5 10 मिनट बैठे होंगे और पकड़ के कि चले बाहर चलते हैं, क्योंकि सिगरेट पीना थी। तो बाहर निकल आए तो बाहर एक दुकान लगी हुई थी चाइनीज किताबों की, और हम दोनों की निगाह एक किताब पे एक साथ पड़ी, कॉमिक टेल्स ऑफ चाइना करके, बहुत छोटी सी मजेदार किताब। तो वो ले आए, हम लोगों ने अलग अलग पढ़ी, और उसमें एक कहानी है 3 प्रमोशंस करके। तो वो बहुत दोनों को पसंद आ गई। तो बंसी ने कहा यार इस पे नाटक लिखते हैं, इस पे नाटक। तो जो तुक्के पे तुक्का तुक्के पे तुक्का जो नाटक लिखा वो उस पे लिख। तो होता ये है, बंसी की एक आदत, बंसी एक थोड़ा बेचैन किस्म का नाटककार, उसको हर दिन लगता है कि कुछ मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ जोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ कर दो, इसमें यहाँ
सोलह डाल दो, इसमें ऐसा कुछ कर दो। तो उसके साथ नाटक लिखना वैसे कोई बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि वो इतनी बार उसके चेंजेस उसके दिमाग में आते थे। और उसका कहना था कि नाटक इसीलिए एक जीवंत विधा है कि अगर वो मोनोटोनस ढंग से एक ही तरह, जैसे एक बार अगर मान लीजिए सफल नाटक हो गया, तो वो हमेशा उसको रिपीट करेंगे तो खराब हो जाए ना, यानी वो डेड डेड हो जाएगा। इसलिए उसमें हर बार कुछ चेंजेस हो जाना चाहिए। तो वो हर बार उसमें कुछ चेंजेस करता, हर बार जब चेंजेस करता था तो उसे हर बार वो आपकी वो करता। तो इस तरह बंसी के साथ काम करना एक तरह से बहुत मजेदार ये था कि उसको सोचता बहुत था और दिखता तो वो कुछ नहीं था कभी भी, पर उसे बहुत तरह के आइडियाज उसके पास होते और हर बार वो उन आइडियाज को, एक बार हम लोगों ने, जबकि बंसी बिल्कुल कभी मीडिया में नहीं जाना चाहते, तो जाने क्यों उनको ये लगा कि ख्वाजा नसरुद्दीन पढ़ते हुए कि यार इस पे अपन कुछ करते हैं मीडिया। तो सीरियल के लिए एक प्रस्ताव रख दिया गया जो नहीं मिला अल्टीमेटली, क्योंकि वो हमाल अल्लाना को मिला। तो हालांकि वो खराब हुआ, पर यूं ख्वाजा नसरुद्दीन बहुत ही दिलचस्प नावल और उसके किस्से बहुत सुंदर। तो बंसी के साथ काम करने में ये मजा था, क्योंकि उसमें बंसी मैंने भी तो एक नाटक थोड़े बनाया, ख्वाजा नसरुद्दीन। हैं, ख्वाजा नसरुद्दीन पे मैंने भी दो एक नाटक। नाटक बनाया। नहीं नहीं, अच्छा मैंने भी बनाया। अच्छा, आपने बनाया, हमने नहीं बनाया। ख्वाजा नसरुद्दीन पे करने का एक इरादा जरूर किया था। फिर उसने एक अलग से कुछ किस्से लेकर, वो नसरुद्दीन के किस्से नहीं हैं, वो और किस्से, एक बहुत दिलचस्प किताब छपी दिल्ली से, चतुर पीटर और नसरुद्दीन करके। तो वो जो चतुर पीटर है वो नसरुद्दीन से ज्यादा इंटेलिजेंट, और वो नसरुद्दीन को गच्चा देता है बार बार। ये मजेदार है उसमें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो ऐसे कई काम किए बंसी के साथ मिलके, जो बीच बीच में चेंजेस होते थे, तुक्के पे मैं तुक्का की ये इतनी बंसी, स्क्रिप्ट बनी। हाँ, राजेश जी, इसमें वो है, ये इसमें तो फाइनल स्क्रिप्ट है। बंसी जी ने, हाँ, ये बंसी जी ने इसमें आपके 2 नाटकों का संकलन किया है, तुक्के पे तुक्का और कहन हाँ कबीर। ये सात सात हाँ, नाटकों वो का एक दोनों है। संकलन उन्होंने निकाला है। हाँ, हाँ, सात इसमें दोनों। नाटकों का, हाँ, मुझे जी मेरे सामने ही हुआ जी ये। तो जी जी तुक्के पे जी। तुक्का में ये हुआ कि शुरू में, क्योंकि दो महिलाएं, 2 या 3 महिलाएं, महिला कलाकार आ रही थी, तो उसे जो लिखा गया उसमें 2 महिला सूत्रधार हुआ करते थे, जिनका नाम था मौत पड़ी और सोत पड़ी। पर वो ये, अच्छा, भोपाली में लिखा जा रहा था वो नाटक के भोपाल का, भोपाल में एक काहिलों का क्लब रहा है, जिसे जिगर मुरादाबादी ने बनाया था। उसमें सिर्फ यानी उसमें कोई भी आदमी खड़े होके नहीं प्रवेश करता था, उसे दारुल कोहला ही काहिलों कहा का। जाता था, यानी काहिलों का क्लब कहा जाता था। तो उसमें लेट के प्रवेश करना पड़ता था, इसलिए कि अगर आप बैठे हुए प्रवेश कर जाएं या खड़े होके, तो फिर आप बैठ नहीं सकते थे। जितने भी लेटे हुए हैं वो आपको ऑर्डर दे सकते थे, तो हर कोई आपको ऑर्डर देता। तो ये पहले शुरू में उसमें जोड़ा गया था, फिर बाद में सिर्फ रेफरेंस की तरह बच गया। तो दारुल कोहला से वो शुरू हुआ, जाके दारुल कोहला से ये तुक्के पे तुक्का नाटक शुरू करे। तो इस तरह के बहुत सारे काम बंसी के साथ करते हुए, कई बार झगड़े हुए हम लोगों के। बंसी लड़ने में बहुत माहिर था, बहुत अच्छे से लड़ता था। बहुत तो बहुत उससे बहुत। जरा जरा में झगड़ा होना कोई बहुत नई बात नहीं थी। फिर झगड़ लेते थे, फिर ठीक हो जाता था कि 2-4 दिन बाद, 2-3 दिन तक ठीक रहता था, फिर गालियां बकता था, फिर मालूम पड़ता था वापस हो गया। भोपाल में तो यही होता है कि गाली दी यानी दोस्ती हो गई। तो तो उससे इस तरह के झगड़े होते थे जब बंसी थे, और बहुत बार असहमतियां भी होते थे। ऐसी ऐसी जगह के पे कुछ काटेगा कि उसे लगता है कि तुम साले बहुत राजनीति कर रहे हो। अच्छा, हम हमारी
टेम्परामेंट में राजनीति है, इतना सारा काम किया, तो उसे लगता था कि ये नाटक में ये बहुत व्यर्थ का इंटरवेंशन है। तो इस अच्छा तरह राजेश जी, बंसी के साथ काम करने का यहाँ मजा से भी बहुत था। बसंत जी, हाँ राजेश बसंत जी, ये एक पूछिए। सवाल, जी, हाँ जैसे नमस्कार, तो बसंत ये त्रिपाठी जी हैं। आपके जो कविताएं हैं, खासकर उसमें नाटक वाले तत्व तो खूब हैं, जैसे उदाहरण के लिए रफीक में और सलीम में और 59 का साल, या रफीक मियाँ और कागज के, रफीक मास्टर और कागज के फूल, या नाटक, इवन कहानियां भी, वो परिंदे वाली कहानी जिसमें अली परिंदे में बदल जाता है, शीर्षक मुझे याद नहीं आ रहा है, या सोमवार। मैं तो हवा कभी पानी परिंदा कुछ बंसी, नहीं है। हवा पानी परिंदे कुछ भी नहीं है। तो ये हाँ। बंसी कौल जी ने या उनसे कभी इस तरह से कोई प्रपोजल नहीं आया कि आपके इन कहानी या आपके इन कविताओं को एक नाटक के रूप में एक्सटेंशन किया जाए, उसको रूप दिया जाए? ऐसी कोई उनने बात नहीं? 3-4 कहानियों का नाटक किया, 3 कहानियां की नाटक की तरह। यहाँ एक फंक्शन होता था जिसमें आत्म वक्तव्य होता था, तो रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप में तो बंसी करते थे, जिसमें किसी भी एक कलाकार का, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे कहानीकार हो, चाहे नाटककार हो, उसका आत्म वक्तव्य होता, तो वो रंग विदूषक की तरफ से ही होता था, यानी बंसी की संस्था की। तो उसमें उनने 3-4 कहानियां की थी एक बार, फिर उसके रिपीटेशन नहीं हुए, वो वैसी हुई कि जस्ट उससे पहले कहानी की तरह उन कहानियों को किया गया। बाकी इसलिए कि नाटक लिख रहे थे तो बहुत कहानी को बाद में, कहानी यूं तो अमरकांत की कहानी लास्ट जो अंतिम काम हम दोनों ने किया, वो अमरकांत की जिंदगी और जो का रूपांतरण किया, और वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत खेला गया है, मतलब बहुत उसके शो भी हुए दिल्ली वगैरह सब जगह हुए। तो वो एक अंतिम काम था जिसमें कहानी का को रूपांतरित किया, वैसे बहुत ज्यादा रूपांतरित नहीं किया, यानी मतलब थोड़ा थोड़ा ही। एक पुराना वाकया राजेश जी, शायद आपको भी याद ना हो, बहुत पहले, मेरा ख्याल 1992-93 की बात है, जब M.K. रैना के साथ मिलकर के तुम सादत हसन मंटो का एक कोलाज आपने किया, तो उसके साथ एक बड़ा प्रसंग दिलचस्प जुड़ा है, तो वो मैं बता रहा हूँ और उसके माध्यम से कुछ चीजें पूछूंगा। बहुत पहले रीवा ही था शायद, जिसमें हम लोग अपने रविशंकर यूनिवर्सिटी से एक ड्रामा लेकर के यूथ फेस्टिवल में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें आप जज थे, हम लोग को शायद दूसरा या तीसरा प्राइज मिला था, आशीष भी था उसमें, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। तो उसमें एक बहुत दिलचस्प, जी, उसमें बहुत दिलचस्प आपने एक छोटा सा भाषण भी दिया था, बाद में कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई थी। उस दौरान थिएटर तो मैं करता ही था। उसके बाद हुआ ये कि 1993 में संभवतः मुझे लगता है कि दिल्ली में NSD का इंटरव्यू देने ही जा रहा था, तो तब शायद उस नाटक में जयंत देशमुख भी कुछ काम कर रहे थे, शायद कॉस्ट्यूम या ड्रेस सेट का डिजाइन M.K. रैना के साथ उन्होंने किया। तो महावीर अग्रवाल जी ने जयंत देशमुख के नाम एक पत्र दिया था और कहा था कि यदि तुम्हारा मन करे तो तुम भोपाल में रुक जाना, ना तो दिल्ली चले जाना। तो दिल्ली जा ही रहा था, तो रास्ते में, उस समय तो स्टेशन में नाटकों के पोस्टर वगैरह लगा करते थे, तो भोपाल में मैंने पोस्टर देखा कि तुम सादत हसन मंटो संकलन और संपादन या इस तरह से कुछ राजेश जोशी और जी, और जो निर्देशक है वो M.K. रैना। तो मैंने कहा कि दिल्ली भाड़ में, पहले तो नाटक देख लिया जाए। तो भारत भवन पहुंचे, तो संजोग ऐसा था कि उस दिन उसकी ग्रैंड रिहर्सल थी, अगले दिन से कुछ शो शुरू होने वाले थे, तो वो शो फिर मैंने आप लोगों के साथ ही बैठकर देखा था, 92-93 की बात है। तो मैं इसके बहाने से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो पूरा प्रोजेक्ट ही उसको हम अभी की भाषा में कहें, तो वो जो ये मंटो वाला जो काम था तो वो कोलाज ही पूरा। तो ये संयोजन का या इस तरह की चीज करने का कॉन्सेप्ट मतलब कहाँ से आया और किस तरह से आपने उस कोलाज को रचा? क्योंकि 4 कहानियां मुझे याद आ रहा है, शायद खोल दो था, ठंडा गोश्त, धुआं और टोबा टेक सिंह, ये 4 कहानियां थी और उनके कुछ तो केंद्र में थी, और काली सलवार भी था, काली सलवार थी, ठीक। तो
और उनके कुछ जो आत्म वक्तव्य थे वो, और केस वेस का पूरा था, आपने एक बहुत हाँ, बेहतरीन कोलाज को तैयार किया था। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे एक्चुअली आया? ये और जी रेना ने कहा कि हम इस पे स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी के वर्ड्स को यानी जो मंटो ने लिखा है उसी के वर्ड्स को के पीसेस को इस तरह से यानी वो करेंगे। तो ये एक कंसेप्ट तो खैर रेना का था कि अलग से स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाए, बल्कि वही किया जाए। ये था कि 5 कहानियों पे मुकदमे चले थे मंटो, पर एक कहानी जो थी वो थी जो पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान चले गए शायद, मूत्री उस कहानी का नाम था, तो वो नहीं रखी गई। 4 कहानी रखी गई जिनपे जो यहाँ पे हिंदुस्तान जब तक थे तब लिखी गई कहानियां थी और उन पे मुकदमे चले। तो मुकदमों की कार्यवाही लिखी है मंटो ने, और बहुत दिलचस्प ढंग से बयान सारे लिखे हैं, किन्ने क्या कहा। उसमें कई लोगों का क्रिटिसिज्म भी है, कई चीजों से वो दुखी हुए, फैज के वक्तव्य से दुखी हुए थे, तो वो सब चीजें उन्होंने खुद लिखी हैं विस्तार से। तो उन सब की खूब सारी फोटोग्राफी कराई गई, उनको सबको कैंची और यानी ऐसे काटते थे और फोन से चिपकाते थे, और इस तरह वो एक पूरी स्क्रिप्ट बनी थी। हालांकि कहीं कहीं क्योंकि कनेक्शन के लिए आपको वाक्य तो लिखने ही होते थे, तो वैसे वाक्य लिखे गए, और कुछ जो बहुत टफ, जहाँ ज्यादा मोटी उर्दू थी तो उसको थोड़ा सा लाइट किया। बाकी कोई काम वो नहीं था, जैसे कहानी थी एज इट इज की गई। और बीच में ये हुआ कि इसको कैसे एक स्क्रिप्ट की तरह कैसे, तो ये था कि टोबा टेक सिंह को, इसलिए टोबा टेक सिंह पे कोई मुकदमा नहीं चला है, पर टोबा टेक सिंह को इसलिए रखा गया कि एक पागल खाने में ये सब कुछ घटित हो रहा है। यानी ये जो कहानियां भी हैं वो पागल खाने के ही प्रोडक्ट हैं, मतलब जो, क्योंकि वो तो कम्युनलिज्म पे है। ठंडा गोश्त एक कम्युनलिज्म पे लिखी गई कहानी है, काली सलवार में भी एक तरह का कम्युनलिज्म है। तो ये सारे जो पागलपन है वो सारे कहीं ना कहीं उसमें आ सकते हैं। तो एक जो जनरल यानी स्टेज बनाया गया, राम रहीम ने, राम रहमान, नाम भूल रहा हूँ, उनने स्टेज किया था। तो एक कटघरा बनाया था जिसमें जेल हो जाते, बाकी सारा कुछ एक प्लेन स्टेज था जो टोबा टेक सिंह की जगह थी, जिसमें एक टोबा टेक सिंह रहता है, और 4 या 3 मंटो उसमें बने थे, एक बाद एक। तो वो सारा कंसेप्ट ही ये था कि कुछ भी अपनी तरफ से, यानी कहीं सिर्फ करेक्टिंग वाक्यों को लिखने के अलावा कुछ भी अपनी तरफ से नहीं, एक मंटो के ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं से एक स्क्रिप्ट तैयार, तो वैसी स्क्रिप्ट तैयार। अच्छा, एक बात याद आती है राजेश भाई, कि आप ने जब नाटक से आपका जुड़ाव लगभग शुरू हुआ, उसी के आसपास आप इप्टा से भी जुड़े। अविभाजित मध्य प्रदेश में आप हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे, और ये इप्टा से जो जुड़ाव था आपका उस समय, ये और उसके उस जुड़ाव में कौन कौन लोग उस समय आपको याद आते हैं जो आपके सहयात्री थे, साथी थे, जो इप्टा में? मेरी मुलाकात तो आपसे, हाँ हाँ, हम लोग तो वहाँ दिल्ली वाले उसमें मिले थे। विजय गुप्त जी जी थे जो अपने तो वो छत्तीसगढ़ के, तो वो महासचिव थे यानी मध्य प्रदेश के। सरगुजा राजकमल नायक था, राजकमल नायक, हालांकि एक अलग ग्रुप। हाँ, सरगुजा में, अंबिकापुर में। हाँ, विजय गुप्त अंबिकापुर में था, और राजकमल नायक वैसे हालांकि इप्टा में भी था, और राजकमल नायक एक अलग से उसने अपना ग्रुप ही बनाया। लेकिन ये जादू जंगल तो पहले इप्टा से ही हुआ। हाँ, इप्टा से। भोपाल में भी एक जादू जंगल का शो किया मुकेश शर्मा ने,
वो इप्टा से किया। 2 नाटक हमने जब भोपाल इप्टा एस्टेब्लिश की तो 2 नाटक हुए। एक अलकनंदन ने किया, शरद बिल्लोरे की डेथ हुई थी, और शरद बिल्लोरे ने एक ही नाटक लिखा था, अमरू का कुर्ता। तो अमरू का कुर्ता अलकनंदन ने किया और मुकेश ने किया जादू जंगल। तो इप्टा का जी वो पीरियड, यानी मध्य प्रदेश में बन रही थी, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा उसके स्कोप इसलिए नहीं थे कि बहुत सारे नाटक के ग्रुप उसमें अलग अलग काम कर रहे थे। तो हमने ये भी सोचा था कि हम वैसे नहीं है, इप्टा के मन से सबको जोड़ेंगे, यानी आप अपने ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना ग्रुप को इसमें डिजॉल्व करें। विवेचना उसी इस तरह तरह के जुड़ी कुछ थी। नाम किए हैं, विवेचना जुड़ी थी, बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप जुड़े थे, समांतर जुड़ी थी भोपाल में। तो ऐसे बहुत सारे, सूत्रधार करके एक संस्था थी वो जुड़ी थी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप जुड़े थे। और वो पीरियड अच्छा था, विजय गुप्त ने भी कुछ थोड़ा सा अच्छा काम किया। और हम लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थे, बहुत यानी कोई एक बड़ा एटमॉस्फेयर नहीं था। तो बाद में जैसा एक बात दिल्ली की मीटिंग में तय था, जी जी, एक हुआ था बात कि और हम है लोग, कि जी जी, भोपाल से हाँ बहुत गहरा रिश्ता हबीब तनवीर का भी रहा है, और उनसे आपका जो कोई इंटरेक्शन रहे ही है, उसमें कोई कहने की बात नहीं। लेकिन हबीब साहब का हुआ ये कि हबीब साहब का बहुत लेट जो भोपाल आना है वो बहुत लेट है। उससे जी पहले तक तो हबीब साहब दिल्ली में थे या छत्तीसगढ़ में थे, भोपाल आते थे, शो करते थे। पर भोपाल आए बहुत बाद में। फिर एक वर्कशॉप, प्ले राइट वर्कशॉप, कमला प्रसाद वो थे, यानी जो यहाँ की साहित्य ललित कला परिषद, साहित्य साहित्य परिषद, भाषा का साहित्य परिषद, कला साहित्य परिषद, परिषद या साहित्य क्या? परिषद नहीं, कला परिषद। कला कला परिषद। परिषद में एक प्ले राइट वर्कशॉप दी गई हबीब साहब को, उसमें असिस्ट करना था मुझे, तो मैंने असिस्ट किया है आगे। उसका कोई बहुत प्रतिफल तो नहीं निकला, उस तरह का कोई बहुत नया नाटक नहीं हुआ उस समय। ये वो टाइम है जिसमें नेपाल में उसने सबकी हत्या कर दी थी, पूरे राज परिवार की हत्या हुई थी जिसमें। तो वो वाला पीरियड था, और उसी पे एक रफ सी स्क्रिप्ट बनाई गई। पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा उस वर्कशॉप का कोई वो नहीं निकला। हबीब राजेश साहब जी, से यूं बहुत सारी मुलाकातें हुई, पर वैसी नहीं जैसे अब बंसी कौल तो बराबरी के थे, तो इसलिए, या राजेंद्र गुप्त तो बराबरी के थे, तो उनसे मस्ती हो सकती थी। हबीब साहब राजेश तो जी, बहुत बड़े थे, तो हाँ। राजेश जी, ये कारण जी भारत भवन भोपाल में थे, और उस दौरान आपने को जोड़ा था कारण जी ने, या एक राइटर के हिसाब से नहीं, कैसा आपका कारण के साथ संबंध था? उससे पहले 73 में कारण जी ने पहली वो की वर्कशॉप नाटक की। जी, कारण जी को बुलाया गया 73 में जी, तो जी, एक वर्कशॉप की, जिसमें 2 मणि मधुकर का पहला नाटक था रसगंधर, वो किया, और यहीं थे तो शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, और सारे आर्टिस्ट यानी भोपाल और आसपास के। उस समय हम लोग अक्सर थे, बहुत था, इसलिए मैं सीधे मेंबर नहीं बना था, यानी मतलब मैं अटेंड नहीं कर सकता था, मैं बैंक की नौकरी कर रहा था। तो पर अक्सर शाम को कारण जी से मुलाकात होती थी। भारत भवन का तो मामला बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर था, रंगमंडल एक अलग स्ट्रक्चर था, जिसमें सर्विस मतलब प्रोफेशनल वो किए गए थे, आर्टिस्ट बकायदा पेड आर्टिस्ट रखे गए थे। पर यूं कारण जी से बहुत सारी मुलाकातें होती थी। वो दुर्घटना ने एक बहुत बड़ा ब्रेक कर दिया, पर यूं देखा जाए तो कारण जी से बहुत अच्छी वो हुई हैं मुलाकातें, पहले भी, और यानी 73 के आसपास भी और बाद में भी।
कभी कभी उनसे काफी बहसें भी हुई। एक बार कारण जी ने ये बयान दिया, जब 73 में आए थे तब उन्होंने बयान दिया कि एमेच्योर थिएटर ही अल्टीमेटली सारे थिएटर आंदोलन को जीवित रखेगा। बाद में जब विधानमंडल में आए तो उन्होंने कहा कि एमेच्योर थिएटर कुछ नहीं है। ऐसे कंट्रोडिक्टरी बयान कारण जी दे देते थे कई बार, तो हम लोग लड़े भी उनसे। पर कारण जी से ऐसे मजेदार बातें हो सकती थी, आप उनसे काफी तरह की बहसें कर सकते थे। और म्यूजिक के वो अद्भुत आदमी थे, मतलब उन्हें इतने सुंदर म्यूजिक के, और किसी भी चीज को म्यूजिकल, मतलब एक कोई सा नाटक हो रहा था तो वकार फारूकी जो अब नहीं रहे, वकार फारूकी का काम था गीत लिखना। हालांकि वो एक्टर बहुत अच्छे थे, बंसी के साथ भी उन्होंने किया मोची की बीवी में, लोरका की एक नाटक। पर वकार फारूकी से रणजी ने, और शायद वकार ने वो गीत नहीं लिख पाए वो, या जो भी हुआ, तो दो का पहाड़ा कारण जी ने कंपोज किया। दो एकम दो, दो दो चार वाला पूरा पहाड़ा, और इतना बढ़िया म्यूजिकली वो कंपोज हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि एक पहाड़े को कितना म्यूजिकली कोई यूज कर सकते। कारण जी अद्भुत म्यूजिक के कारण जी ने आपसे बहुत कभी बड़े कोई स्टार। नाटक लिखने के लिए नहीं कहा कि भारत भवन नहीं, रंगमंडल के लिए एक आप दिन कोई आए नाटक दौड़ते लिखिए? हुए, भारत भवन की सीढ़ियां उतर रहा था, जी। एक दिन आए। अच्छा, कारण जी जिस ढंग से बोलते थे वो बहुत ही मुश्किल काम था, बिना रेफरेंस के बोलते थे, है ना। वो आए, बोले कि वो प्रेमा ने कन्नड़ में ट्रांसलेट कर दिया है और अभी खेलने वाली है, और चले गए। अब मैं सोच रहा है प्रेमा जी ने, प्रेमा कारण ने क्या ट्रांसलेट कर दिया है, क्या खेलने वाली है, कुछ नहीं मालूम। आई डोंट नो कि, यानी कोई रेफरेंस नहीं था। वो जादू जंगल ट्रांसलेट किया था प्रेमा कारण ने कन्नड़ में, और खेला होगा बच्चों के साथ। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। अच्छा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके फिर कारण जी से पूछूं कि क्या ट्रांसलेट कर दिया, क्या कर दिया। तब तक तो कारण जी चले गए। तो कारण जी ऐसे बिना रेफरेंस के भी बहुत सारी चीजें बोलते थे, पर बहुत मजा आ जाता कारण जी से हम लोग। तो जैसे पहला जब मैंने नाटक पढ़ा जादू जंगल, तो बहुत देर तक कारण जी सिर्फ कैमरा लेके मेरे फोटो खींचते रहे जब तक मैं पढ़ता रहा। और उसके बाद भी उनने बाद में, बहुत ज्यादा बाद में, एक आध कोई क्वेश्चन किया, बस बाकी वो कोई क्वेश्चन नहीं। तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं था। मेरे से कहा गया था, भारत भवन के साथ एक वो बना था, उसे कहते हैं, यानी राइटर सेट रेसिडेंस बना। उसमें ये था कि नाटककार कोई रखा जाएगा जो नाटक लिखेगा। तो पहला जब हुआ तो मुझसे कहा गया कि आप आ जाएं। हम लोग जरा लड़ रहे थे, जैसा कि हम लोगों की आदत है, हम लोगों के संगठन है, और हम कला लोगों का को ये था कि का किला कहने लगे थे ना हम लोग, कला का किला। वो भी था। दूसरे ये था कि उसमें कुछ फोर्ड फाउंडेशन की ग्रांट वगैरह का कुछ मामला था, तो हमने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो हमसे बहुत कहा गया कि तुम आ जाओ। फिर उसमें गए, रामेश्वर प्रेम और शस्त्र संतान नाटक लिखा। फिर दूसरी बार फिर कहा गया मुझसे कि जब उनका पीरियड खत्म हो गया, तब भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा काहे के लिए जाना है भाई, हम यूं ही नाटक अपने लिख लेते हैं, और हमें कोई कहीं रह के और नाटक लिखना है, ये सब अपने बस का। तो फिर नागबोडस आया और उसने बीहड़ करके एक नाटक लिखा है जो नहीं खेला गया। बाद में जब मुझसे नागबोडस ने कहा कि तुम अब क्यों नहीं आ जाते, तो मैंने कहा यार, तुम लोगों के नाटक लिखे हुए साल भर से ज्यादा हो गया और कोई ने नहीं खेला, और खुद भारत भवन ने नहीं खेला। हम तो नाटक तब लिखते हैं जब फाइनल मंच पे कुछ, यानी फाइनल हो रहा होता फ्लोर पे, तो हम उसको फाइनल, जब मृत्युंजय का एडेप्टेशन कर रहे थे तो जयंत रोज दो तीन तीन पेज ले जाता था, और लास्ट में कहने लगा, दादा आप उसे क्लोज करना है, आप लिख दो। तो वहीं सामने बैठ के लिखते रहे। तो ऐसे परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट जैसे लिखी जाती हैं,
ये हो रहा है फ्लोर पे, आप रिहर्सल कर रहे हैं और आप पेजेस लिख रहे हैं, इस तरह से कुछ करते रहे। तो मैंने कहा यार हम लोग तो नाटक कोई ऐसे नहीं है कि नाटक लिख के रख लिया और साल भर तक तो उसका कोई पता नहीं है। मैंने कहा ऐसे नाटक नहीं लिखते। बंसी के साथ भी नाटक लिखते थे और बंसी तत्काल रिहर्सल शुरू कर देते थे, बल्कि कई बार चिल्लाते थे, जैसे कि आदत थी, क्या है तुम साले अभी तक पूरे पेजेस नहीं तुमने दिए। तो वो होता था। तो ऐसे सब चलता रहता था। ये जिंदगी और जोक तो बिल्कुल लास्ट में होते होते वो किया गया। मैंने भारत रंग महोत्सव में इस नाटक को देखा है, जिंदगी और जोक। बहुत ही शानदार, उसमें गीतों का, कबीर के गीतों का बहुत किया बंसी ने, इस्तेमाल किया है। कन्हैया कैथास ने उसका मेन रोल किया। जब कन्हैया कैथास को चुना बंसी ने, कन्हैया कैथास काफी मोटा था, तो हमने कहा यार तुम लोग क्या कर रहे हो अमरकांत की कहानी के साथ। अमरकांत का जो मेन पात्र है वो बेचारा बहुत ही गरीब बोले, और तुम कन्हैया के साथ, पर कन्हैया के साथ इतना अच्छा किया। वो अद्भुत एक्टर हैं। अब तो आजकल हैदराबाद में पढ़ा रहे हैं, NSD से निकले थे, तो बढ़िया एक्टर है वो। काफी राजेश जी, आजकल कुछ आप नया नाटक लिख रहे हैं? हम जिंदगी और जॉब के बाद कुछ नया नाटक आप लिख रहे हैं? एक तो क्या था, पकड़ के लिखवाना पड़ेगा, पकड़ के ग्रुप के साथ। हाँ, तो मेरे पास है ये, मैंने राजेश जोशी लिखे नहीं अपने तरफ से। मैंने कहा ना कि नाटक अपनी तरफ से नहीं लिखा। हाँ, वही तो कह रहे, पकड़े जाने, राजेश जी से, पकड़े जाने पे। राजेश जी से मैंने पिछली बार, हम लोग पकड़ पाए तो लिखे। राजेश, हाँ, राजेश जी से मैंने पिछली बार कहा था कि नीलाभ जी ने मदर नाटक आधा लिख करके छोड़ दिया था, और हमने राजेश जी से मदर का पूरा नहीं किया था कि एक कवि ही नहीं पूरा नहीं कर पाए थे, तो हम चाहेंगे, हम आप ये स्क्रिप्ट भेजेंगे कि इसके आगे का अगर आप पूरा एक अनुवाद हुआ है, हम लोग इस मदर देखते हैं। नहीं, ये एकदम आधुनिक कर रहे थे। का एक अनुवाद हुआ है जी जी। नहीं, मदर के बहुत सारे अनुवाद हैं। मदर का एक अनुवाद हुआ था जो रेना ने किया था भोपाल में। जी जी, बंसी ने भी किया, बंसी ने किया, रेना ने किया मदर के अनुवाद को, पर वो अनुवाद मालूम नहीं किसका किया हुआ। बंसी ने हम चाहते हैं कि आप, हाँ, हम लोग चाहते हैं कि आप जो नीलाभ जी जो काम आधा छोड़ गए हैं उसको पूरा, नीलाभ का जो मदर किया है उसको आप पूरा करें। मेरे को आप उसकी मुझे वो भिजवाना, मैं बिल्कुल उससे देखता हूँ, क्योंकि मदर करेज का तो उसने किया है हिम्मत माई के नाम से। जी जी, वो हिम्मत माई, जी जी जी। ये दूसरा मदर जो गोरकी का मदर है वो, हाँ, ये तो वो गोरकी का जो गोरकी के उस पे लिखा गया। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने देखे दोनों शो देखे हैं, रेना का भी और बंसी का भी। जी, दोनों देखे हुए। आज की क्या स्थिति है वहाँ पर? मैं सोचता हूँ अनिता जी कुछ कह रही हैं। दादा, हम बोलना चाह रहे हैं, 1 मिनट। राजेश जी, आपकी कविताएं बराबर पढ़ते हैं। बहुत पहले आपका एक लेख पढ़ा था, याद नहीं किस पत्रिका में, उसमें आपने जो एक वाक्य कहा वो मुझे सूत्र की तरह याद है कि अपने समय का मेटाफर खोजती कविता। आपका एक लेख था, उसमें एक वाक्य था। तो आप चूंकि नाटक से भी जुड़े हुए हैं और कविता जो है आज सचमुच अपने मेटाफर खोज रही, बहुत तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं और उसमें अलग अलग आज के सवाल आ रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि आप नाटक से भी जुड़े हुए, कि क्या ऐसा नहीं महसूस होता है कि नाटक में भी आज का मेटाफर या आज के सवालों को खोजने वाले नाटक को लिखे जाने की जरूरत है? और ये जरूरत आपसे अपेक्षा क्यों ना की जाए, क्योंकि आप कविता भी जानते हैं, आप समय के सवाल भी जानते हैं, आप राजनीति भी समझते हैं और नाटक भी समझते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, और आपकी कविताएं मैं बराबर कोट करती हूँ सूत्रों की तरह, बहुत सारे कविताएं मुझे याद हैं।
ये मेरा एक सवाल है और आपकी नहीं, ये तो सही है कि बिल्कुल हर पीरियड में नाटक तो क्योंकि ज्यादा वैसी विधा है जो मतलब जो बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी अपने उसमें होती है, उस समय के मेटाफर को वो डील करती है। हालांकि असगर वजाहत ने बहुत सारे नाटक इस तरीके किए और बहुत सफल नाटक किए। असगर जी हैं, अख्तर अली जी हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि आपसे ये अपेक्षा क्यों ना की जाए। हाँ, निश्चित ही। एक्चुअली होता क्या है कि एक जैसे ग्रुप टूटता है ना, जैसे एक आपको पकड़ के लिखवाना भोपाल में क्या हुआ कि भोपाल में 2-3 लोग थे, अब विवाह नहीं रही। विवाह रहती थी तो रोज जान खाती थी, छोटी बहन की तरह थी वो। तो विवाह बिल्कुल आप के सर पे सवार। तो ऐसा करिए ना कि हम और अनिल भौमिक जी कुछ दिन के लिए भोपाल में आ जाते हैं, हम और भौमिक दादा कुछ दिनों के लिए भोपाल में आ जाते हैं आपके पीछे पड़ने के लिए। जयंत था तो जयंत के साथ कुछ चलता रहता था, फिर बंसी के साथ जब वो हो गया तो बंसी के साथ काफी ये था कि कुछ ना कुछ होता ही रहता था। कई बार कसम खा लेते थे कि अब बंसी के साथ काम नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद मालूम पड़ता था थोड़े दिन में आगे कुछ होता था। आगे आप शतायु हो और बहुत सक्रिय नया फेज आपके जीवन का यहाँ से प्रारंभ हो। हम शुभकामनाएं हम कामना करते हैं कि आज के सवालों को फेस करता हुआ कोई एक नाटक हम लोगों को मिले करने के लिए, मंचन करने के लिए। जरूर कुछ करेंगे, बिल्कुल करते हैं कुछ जरूर। उषा जी के कोई सवाल हो? जी, वो जिंदगी और जोक वाली बात चल रही थी। हाँ, नमस्ते राजेश भाई। जिंदगी और जोक मुझे बड़ी उत्सुकता थी। 2017 में जब बंसी दादा का नागा डिप्टा ने सम्मान किया था, उन्होंने वो नाटक वहां खेला था। उसका जो ये था सेट बना था, वो बहुत बड़े कुछ फ्लैक्स नुमा इस पर बड़े बहुत महानगरों की तरह का ये बना हुआ था। बाद में हमारे यहाँ तो मंच उतना बड़ा नहीं था, तो उनको काट छाट के कुछ करवाना पड़ा था। तो हम लोगों ने दादा से पूछा, पर उन्होंने हमको टाल दिया था कि आखिर उसका मतलब क्या है उस कहानी के साथ। क्या है कि जब शुरू में किया तो बंसी ने वो फ्लेक्स नहीं बनाए थे, पर उसको होना था दिल्ली में, और बेसिकली वो एक सिटी है, तो वो सिटी कैसे दिखाया जाए, मतलब कि सिटी के बीच में ये सब कुछ हो रहा है। तो वो फ्लेक्स बनाए गए बहुत विशाल, जिसमें सिर्फ ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और उन फ्लैग्स को यानी उन स्टॉल्स को लटकाया गया और बल्कि थोड़ा बिछाया भी गया। तो ये एक्चुअली दिल्ली का जब शो हो रहा था तब ये फ्लैक्स का यूज किया गया था। फिर वो जहां हुआ, जैसे भोपाल में हो सकता था कि वो फ्लेक्सेस का यूज कर लें, जब दोबारा हुआ भोपाल में, पहले शो में भोपाल में वो फ्लेक्सेस नहीं है, जब बाद में हुआ तो वो उन फ्लेक्स का यूज किया बंसी ने। तो निश्चित है कि वो छोटी जगह अगर हो रहे तो वो उसका यूज होना थोड़ा मुश्किल होगा, और वैसे वो उसके बगैर भी वो बहुत अच्छे से हो जाता था, क्योंकि मैंने तो दोनों शो देखे हैं, मतलब बिना फ्लेक्स के देखा है और फ्लेक्स के साथ भी देखा, दोनों ही देखे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लगाए थे। जी हैं? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लगाए थे भारत जिसे भारत रंग महोत्सव में किया जाए तो वो चलता ही रह सकता है। किस्सा गोई इनके पास भी है और हम लोग के पास सवालों की कमी नहीं है। ये अनंत कथा है, लेकिन अभी इनके साथ कई लोग इनका इंतजार कर रहे होंगे घर पे भी, और वो दोस्त लोग अभी जो भोपाल के हैं वो दरवाजा खटखटा रहे होंगे। कुछ जो भी मिले, केक वेक मिल जाए आज के इस मौसम में भी, मिठाई विठाई, हम लोग को तो इसी तरह से सेलिब्रेट करना है, लेकिन भोपाल के दोस्तों के बहाने हम लोग भी उस केक में शामिल हैं जो वहाँ आज कट रहा होगा। और क्या कट रहा है नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी उम्र के 2 साल घटा दिए। मैंने कहा कि जब केंद्र सरकार इतना लॉकडाउन कर सकती है तो उम्र का मीटर क्यों चलता है, तो इसलिए 75 नहीं 73 ही हुए। 73 ही हुए। जब बंद है तो मीटर इसका भी बंद होना चाहिए।
हम लोग सब 2 साल बैक कर लिए। एक पे लॉकडाउन है। और क्या, सब लोग 2 साल बैक कर लिए, 2 साल लॉकडाउन में रहे। तो लॉकडाउन तो हर चीज का लॉकडाउन है, मीटर काय के लिए चल रहा है, तो इसलिए उम्र में से हम लोग सब लोग 2-2 साल घटा देते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये आज की उपलब्धि है, 2 साल कम हो गए। वैसे भी वो टैगोर ने कहीं पे अपना लिखा था कि किसी ने उनसे पूछा कि जन्मदिन क्यों मनाते हैं, खुशी होने की क्या बात है, 1 साल तो चला गया। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी मौत के जबड़े में आती है, 1 साल हम उससे छीनते हैं तो इसकी खुशी है। बिल्कुल। तो ये तो हम लोगों ने छीन लिया। जी जी। तो बहरहाल बहुत बहुत सरकार तो 2 साल छीन लिए। केंद्र सरकार ने राजेश जी बहुत, लेकिन हम लोगों ने छीन लिए। तो राजेश जी बहुत बहुत मुबारक जी। आप हम लोग के इस मंच पर आए और करीब 1.5 घंटा आपने अपने रंगकर्म पर बातचीत किया, जो हम लोग के लिए एक उपलब्धि है। वेदा जी आपको सलाम कर रही हैं। आपको, हाँ वेदा जी नमस्कार। आप स्वस्थ हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है। आप बीच में स्वस्थ हो गई, दोनों लोगों को बड़ी वो हो रहा था। नहीं अब ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आप इसी तरह जी, थैंक यू राजेश जी, आप इसी तरह सक्रियता के साथ शतायु हो, यही हम लोग की मिलते हुआ है। और हम लोग को अच्छा नाटक चाहिए। बिल्कुल जरूर। बस कहीं में बहुत मजा आया राजेश जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शाम को भी आपको सुनेंगे लखनऊ के कार्यक्रम में। हाँ, बहुत बहुत बधाई राजेश जी, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, थैंक यू।